अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे केराटोकॉनस के बारे में। ठीक है, ये हमारा सेकंड लेक्चर है रिगार्डिंग द कॉर्निया एंड कॉर्नियल डिसऑर्डर्स आपके पास के किसमें ऑप्थेल्मोलॉजी में। ठीक है, तो सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ द कॉर्निया एंड कॉर्नियल डिजनरेशन एंड कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए अभी ये डिस्कस करते हैं हम किसको, केराटोकॉनस को। अब केराटोकॉनस होता क्या, इट इज़ एक्टैटिक dystrophy characterized by central thinning of cornea leading to forward bulging of central or pericentral cornea। इसमें होता क्या है, क्या कहते हैं यार, लेट सपोज ये क्या है, कॉर्निया है। ठीक है, ये इसका जो ना क्या है सेंट्रल पार्ट है। ये क्या है इसका सेंट्रल पार्ट है। अगर मैं इसके सेंट्रल पार्ट को निकाल दूंगा, जो सेंटर वाला पेज है। ठीक है, अच्छा ये 3 पेजेस है ना, ये क्या है 3 है। ठीक है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, थिन कर दूं, ये लेट सपोज ये आपस में ये बिल्कुल इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतनी है थिकनेस। अगर मैं बीच वाला पार्ट इसमें से काट दूं तो ये जो एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन जो आगे वाला पार्ट है, ये क्या करेगा, ये बिल्कुल इस तरह से क्या कर जाएगा, फॉरवर्ड इस तरह से बल्ज करेगा, एंटीरियरली ये बल्ज करेगा इस तरह से। ठीक है, और ये एक कोन शेप बना देगा। नॉर्मल ऐसे था, अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये कोन बना देगा आगे एंटीरियरली। ठीक है, इसकी जो पिक्चर है आप देख लें, ये इसकी पिक्चर है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये मैंने पेशेंट देखा था इसके साथ, केराटोकॉनस के साथ ही बिल्कुल इसी तरह से आपको जो ये पेशेंट घूमता हुआ आएगा ना, अगर आपने उसकी आइज़ को देख लिया तो इसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती, आपने वहीं पर जो है ना डायग्नोस किया हुआ होता है। ठीक है, केराटोकॉनस को आपको कोन शेप्ड कॉर्निया मिलती है। ठीक है, केराटो मतलब कॉर्निया, कोनस मतलब क्या कोन। ठीक है, कोन शेप्ड कॉर्निया हो जाती है इसमें। ठीक है, एंड इट इज़ इसमें होता है कि डिफेक्टिव म्यूकोपॉलीसेकेराइड इन कोलेजन सिंथेसिस। जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड और कोलेजन की सिंथेसिस है ये बिल्कुल इम्पेयर्ड हो जाती है। और ये दोनों चीज़ें कहाँ पर होती हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इन द स्ट्रोमा में नहीं होगी। तो जो एंटीरियर 2 मेम्ब्रेन्स हैं वो नॉर्मल इस तरह से, फिर ये कोन बना देंगी इस तरह से। ठीक है, अगर ये यहाँ से हटा दूँगे तो नॉर्मल, ये मैंने हटा दिया तो ये इस तरह से कोन बना देंगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इसमें होता है कि देयर इज़ द पेनलेस विजन लॉस। इसमें जो विजन लॉस होता है वो बिल्कुल पेनलेस होता है। एंड इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद करनी है। इसमें एक टर्म यूज़ किया हुआ है इन्होंने, अक्यूट हाइड्रोप्स। अक्यूट हाइड्रोप्स का मतलब है डिपोजिशन ऑफ द वाटर इन द कॉर्नियल स्ट्रोमा। क्या अक्यूट हाइड्रोप का मतलब क्या है, वाटर इन कॉर्नियल स्ट्रोमा। ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि जो ना व्हाट इज़ जो है ना अक्यूट हाइड्रोप्स। एंड इसमें एक और चीज़ होती है, सॉरी ये क्लिनिकल फीचर बता रहा हूँ, इसमें जो विजुअल अक्यूटी है वो भी लॉस हो जाती है। इसमें मनसन साइन होता है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आप से एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। और ये बाय द वे मुझसे मिस ने भी पूछा था कि व्हाट इज़ मनसन साइन। ठीक है, अब देखें, अगर आप पेशेंट को बोलेंगे ना नीचे देखो, जब वो अपनी विजन डाउन करेगा, डाउन करने से ही जो कॉर्निया का कोन है वो क्या करेगा, ये जो आईलिड है, लेड को भी ना बल्ज आउट करेगा, लोअर जो लेड है वो भी बल्ज आउट करेगी। ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो लेड है ये बल्ज कर रही है विद द कॉर्निया। इसको हम बोलते हैं क्या, मनसन साइन, बल्जिंग ऑफ लोअर लेड। ठीक है, बल्जिंग ऑफ लोअर लिड। ठीक है, एंड देन इसमें एक और चीज़ होती है, वेगट जो ना वोक्स लाइन होती हैं, वोक्स। अब जो वोक्स लाइन है इसमें होता है कि दीज आर दी जो ना स्ट्रेस लाइन्स होती हैं। ये क्या होती हैं, स्ट्रेस लाइन होती हैं, और ये वर्टिकल लाइन होती हैं। ठीक है, अब अगर आप आई के ऊपर कोई भी प्रेशर अप्लाई करेंगे ना तो ये जो लाइन्स हैं ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगी। ठीक है, विद द एक्सटर्नल प्रेशर ये डिसअपियर हो जाती हैं। तो इसमें ये चीज़ याद रखनी है इसमें। ठीक है, डिसअपियर विद एक्सटर्नल प्रेशर। एंड इसमें एक और चीज़ आती है, फ्लेशर रिंग आती है, इसमें आयरन डिपोजिशन होती है। ठीक है, आयरन डिपोजिशन होगी, कौन सी रिंग बनेगी, फ्लेशर रिंग बनेगी। ठीक है, देन उसके बाद हम इसमें रेटिनोस्कोपी करते हैं। रेटिनोस्कोपी में आपको एक चीज़ मिलेगी, सीजर्स रिफ्लेक्स मिलेगा। क्या
पेशेंट को बताएगा जो ना सुइयों सुइयों जो है ना रिफ्लेक्स उसको नज़र आएगा, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दिस इज़ हेल्प इन द डायग्नोसिस एंड व्हाट दिस हेल्प इन द डायग्नोसिस, ठीक है। एंड इसमें केरेटोस्कोपी भी करते हैं। केरेटोस्कोपी में आपको इर्रेगुलर रिंग्स मिलेंगी, क्या इर्रेगुलर रिंग्स आपको नज़र आएंगी। एंड देन डायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोपी में आपको ऑयल ड्रॉपलेट मिलेंगे, ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स मिलेगा, ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स आपको मिलेगा, ठीक है। दीज टू आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड इसकी जो डायग्नोसिस है वो आपकी डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे, कॉर्नियल टोपोग्राफी करेंगे एंड कैरेटोनोमेट्री करते हैं, क्या कॉर्नियल, यार ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। टोपोग्राफी एंड कैरेटोमेट्री। इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे, ट्रीट आप करेंगे विद द स्पेक्टेकल्स एंड रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस एंड इंटैक्ट्स, इंटैक्ट्स। अब जो इंटैक्ट्स हैं वो बेसिकली होते क्या हैं, इंटैक्ट्स ना इंट्राकॉर्नियल रिंग सेगमेंट्स होती हैं, इंट्राकॉर्नियल रिंग सेगमेंट्स होती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो टाइनी प्लास्टिक इंसर्ट्स होते हैं जिसको हम जो कॉर्निया है, कॉर्निया में हम क्या करते हैं उसको इंसर्ट करते हैं, किस में, कॉर्निया में हम उसको इंसर्ट करते हैं। जो कॉर्निया का शेप है ना, जो कोन की तरह शेप बन गया है, उस शेप को जो वापस उसका जो नॉर्मल शेप है उसमें हेल्प करते हैं, क्या कॉर्नियल इंटैक्ट्स। अब इंटैक्ट्स क्या करते हैं, दे हेल्प टू रीशेप द कॉर्निया एंड इम्प्रूव द विजन, इम्प्रूव करते हैं विजन को, आपने याद करना है। दे हेल्प इन रीशेप ऑफ कॉर्निया, दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड वी ऑल्सो डू द कोलेजन क्रॉस लिंकिंग, क्या कोलेजन क्रॉस लिंकिंग। अब कोलेजन क्रॉस लिंकिंग में होता क्या है, ये क्यों करते हैं, to stop the progression of the keratoconus, जो keratoconus की फर्दर प्रोग्रेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कोलेजन क्रॉस लिंकिंग करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो स्ट्रोमा है जो बिल्कुल थिन हो गई है वो इसको स्ट्रेंथ करता है, जो कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग वो इसको स्ट्रेंथ करता है। और इसमें हमने क्या करना होता है, जो कोलेजन है उसको क्या करेंगे, हम सिर्फ क्रॉस लिंक करेंगे तो जो स्ट्रोमा है वो बिल्कुल जो ना प्रॉपर उसका जो वो स्ट्रक्चर था वो जो बिल्कुल थिन हो गया था वो बिल्कुल ओरिजिनल शेप की तरह ना आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये इसमें हेल्प करता है कोलेजन क्रॉस लिंकिंग। देन उसके बाद हम इसमें डीप एंटीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी करते हैं। कौन सी, डीप एंटीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी करते हैं, कौन सी, डीप एंटीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी करते हैं इसमें हम, ठीक है। एंड देन इसमें हम केराटोप्लास्टी भी करते हैं। केराटोप्लास्टी अब इसमें ना टाइप्स होते हैं, फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी होती है, वो इंडिकेटेड होती है इन दी जो ना इसमें केराटोकोनस में केराटोप्लास्टी। अब केराटोप्लास्टी की लेमेलर टाइप भी है, फुल थिकनेस भी है, पार्शियल थिकनेस भी है, ठीक है। और एक्यूट हाइड्रोप्स जो हो रहे थे ना, इनको आप ट्रीट कैसे करते हैं, इनको ट्रीट करते हैं हम विद दी हाइपरटोनिक सलाइन एंड एंड बैंडेजेस कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है, विद दी हाइपरटोनिक सलाइन एंड बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं जो ना हाइड्रोप्स एक्यूट हाइड्रोप्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट में जो इंटैक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो 2 कॉम्प्लिकेशन है वो आपने याद करनी है। सबसे पहले पेनफुल विजुअल लॉस होता है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर मैंने आपको बताया था कि पेनलेस विजन लॉस होता है, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, पेनफुल विजन लॉस है, ठीक है, पेनफुल विजुअल लॉस। एंड देन कॉर्नियल स्कारिंग, ये दोनों सी कॉम्प्लिकेशन ही आपने याद करनी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी केराटोकोनस, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस
द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर्स। अभी हम बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर देयर आर 3 स्टेजेस। इस 3 नहीं 4 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 पर हमारे पास आती है क्या, इनफिल्ट्रेटिव स्टेज। क्या होती है हमारे पास, क्या, इनफिल्ट्रेटिव स्टेज। इनफिल्ट्रेटिव स्टेज में होता क्या, देयर इज इनफिल्ट्रेशन ऑफ द सेल्स एंड द फ्लूइड। देयर इज इनफिल्ट्रेशन ऑफ द सेल्स इन द फ्लूइड। ये क्या आ जाएगा हमारे पास की, क्या, फ्लूइड आ जाएगा। फ्लूइड की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडीमा डेवलप कर जाएगा। इसको हम बोलेंगे क्या, एपिथेलियल एडीमा। एंड जो इसमें सेल्स हमारे पास क्या जो आएंगे, दे आर पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट्स। दे आर पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट्स। पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर का मतलब क्या, जो उनके न्यूक्लियस होंगे वो पॉली होंगे। मतलब क्या, 3 4 नहीं 5 से 6 न्यूक्लियस होंगे। नॉर्मल जो न्यूट्रोफिल्स में न्यूक्लियस होते हैं वो 3 से 4 होते हैं, इसमें लेकिन 5 या फिर 6 होंगे, तो वो पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट्स हो जाएंगे, ठीक है। दीज टू आर इनफिल्ट्रेटिव। ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये इनफिल्ट्रेटिव स्टेज में होती हैं। ये इन दोनों की इनफिल्ट्रेशन होती है। फ्लूइड की भी इन्फिल्ट्रेशन होती है और ये जो सेल्स हैं उनकी भी इन्फिल्ट्रेशन होती है। इसमें जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज में होता क्या है, देयर इज़ sloughing off of the corneal epithelium and there is necrosis of the cells। necrosis होने के बाद ये जो स्लफ ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। स्लफ ऑफ होने की वजह से यहाँ पर ये जो अल्सर है, ये अल्सर जो ना आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये अल्सर डेवलप कर जाएगा, ठीक है। इस स्टेज में होगा क्या, नेक्रोसिस प्लस स्लफिंग ऑफ। दिस स्टेज इज नोन एज द एक्टिव स्टेज। दिस स्टेज इज नोन एज द एक्टिव स्टेज, ठीक है। देन वी हैव द थर्ड स्टेज। इन द थर्ड स्टेज वी हैव द एपिथियलाइजेशन प्लस स्कारिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो एपिथेलियम यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगी, यहाँ पर ये फिर से एपिथेलियम डेवलप कर जाएगी, बिकॉज इट इज़ रीजनरेटिव, ठीक है। ये इसकी रीजनरेशन होती है, ठीक है। थर्ड स्टेज हमारे पास क्या है, एपिथियलाइजेशन एंड प्लस स्कारिंग। यहाँ पर थोड़ी बहुत स्कारिंग भी डेवलप कर जाएगी, ठीक है। और ये जो पेरिफ्री हैं ऑफ द कॉर्नियल अल्सर, इसके पेरिफ्री ऑफ द कॉर्नियल अल्सर में आपको ल्यूकोसाइट्स मिलेंगे, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स अराउंड अल्सर, ठीक है। ये क्या, थर्ड स्टेज में क्या होगी, यहाँ पर एपिथेलियम डेवलप कर जाएगी और थोड़ी बहुत स्कारिंग भी यहाँ पर डेवलप कर जाएगी, ठीक है। एंड वी हैव द फोर्थ स्टेज नोन एज द सिकाट्रिशियल स्टेज। सिकाट्रिशियल स्टेज, ठीक है। दीज 4 स्टेजेस आर ऑफ द कॉर्नियल बैक्टीरियल अल्सर पैथोजेनेसिस। इसमें ये पैथोजेनेसिस होती है कि इसकी बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर की, ये इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। देन इसके बाद इसके जो कॉजेज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये इसकी जो थर्ड स्टेज होती है ना, वो क्या होती है, रीग्रेसिव स्टेज होती है। क्या, रीग्रेसिव स्टेज होती है। ये जो दोनों चीज़ें ना, ये सिकाट्रिशियल स्टेजेस में होती हैं। ये एपिथेलियम एंड स्कारिंग, ये फोर्थ स्टेज में दोनों होती हैं। सबसे पहले रीजनरेशन होगी इसकी थर्ड स्टेज में। अब जो रीजनरेशन की जो पॉइंट्स है वो ये हैं, ल्यूकोसाइट्स अराउंड द सेल। ये एक रीजनरेशन की ना एक साइन है कि जो ना यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं, जो पैथोजेनेसिस हुई है वो अभी रीग्रेशन में जा रही है, ठीक है। एंड जो इसमें फोर्थ स्टेज में आपके पास क्या होता है, एपिथियलाइजेशन एंड स्कारिंग हो जाती है। वो ऑब्वियस है, वो लास्ट स्टेज होगी। यहाँ पर एपिथियलाइजेशन होगी और ये स्कारिंग भी हो जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर इसमें जो इसके जो कॉजेज़, चलो मैं कॉजेज़ बताता हूँ। कॉजेज़ इसमें मोस्ट कॉमन आपके पास क्या आएगा, स्टेफोरियस आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी आएगा, गोनोकोकस आएगा, मोक्सरेला आएगा एंड सुडोमोना एरिजिनोज आएगा, ठीक है। तो ये आपको कॉजेज़ आपको पता होंगे पहले से, ठीक है। इसके जो क्लिनिकल फीचर हैं वो भी आपको पता होंगे कि इसके क्लिनिकल फीचर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। पेन के साथ आपके पास क्या पेशेंट प्रेजेंट करेगा, विद द ब्लड विजन प्रेजेंट करेगा। कॉर्निया में मसला हो रहा है ना, लैक्राइमेशन होगी, फोटोफोबिया होगा, ठीक है। रेडनेस भी हो सकती है, ठीक है। हेलोज भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ना आपके पास क्या पेशेंट प्रेजेंट करेगा। एंड इसकी आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे,
इसकी डायग्नोसिस आपने क्या करनी है, बैक्टीरियल है तो आपने क्या करना है, ब्लड सीपी, ठीक है, ब्लड सीपी करना है, ईएसआर करना है क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो ना आपने क्या करना है, यूरिन डीआर करना है, एंड ब्लड शुगर जो ना आपके पास आपने मेजर करनी है, एंड देन ग्राम स्टेन एंड जिम्स स्टेन करना है, और कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए वो सैंपल देना है, ठीक है। इसकी जो डायग्नोसिस और क्लिनिकल फीचर्स हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट वो मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो इसकी ना कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। अब वो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें बस सिर्फ आपको ये पैथोजेनेसिस आनी चाहिए और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या, कॉर्नियल अल्सर कॉम्प्लिकेशंस। कॉर्नियल अल्सर कॉम्प्लिकेशंस सबसे पहले इसमें आएगा क्या, एंटीरियर यूवीआइटिस। and what is anterior uveitis? If there is the inflammation of the iris and ciliary bodies, it is called anterior uveitis, ठीक है। एंड सेकंड इसमें क्या होगा, सेकेंडरी ग्लोकोमा इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एंड देर इज़ थर्ड कॉम्प्लिकेशन नोन इज दिस डेसिमेटोसील। व्हाट इज़ डेसिमेटोसील? एंड डेसिमेटोसील इज़ दी आउटवर्ड बल्जिंग और हर्निएशन ऑफ डेसिमस मेम्ब्रेन। अब डेसिमस मेम्ब्रेन में होता क्या है, लेट सपोज यहाँ पर ये क्या स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा की क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्लफिंग ऑफ हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू द स्लफिंग ऑफ कॉर्नियल स्ट्रोमा। कॉर्नियल स्ट्रोमा की स्लफिंग ऑफ की वजह से ये जो डेसिमस मेम्ब्रेन है इसकी आउटवर्ड बल्जिंग होती है, क्या होती है, आउटवर्ड बल्जिंग या फिर हर्निएशन होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, डेसिमेटोसील। एंड देन फोर्थ कॉम्प्लिकेशन आती है कॉर्नियल अल्सर परफोरेशन। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। कॉर्नियल अल्सर परफोरेशन में बेसिकली आपको कुछ पॉइंट्स याद करनी है। कॉर्नियल अल्सर परफोरेशन में जैसे ही कॉर्निया में जो अल्सर था इसने परफोरेट किया, ये जो अल्सर है इसने परफोरेट किया, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आयरिस है, आयरिस की सबसे पहले ना यहाँ पर प्रोलैप्स होगी, उसको हम बोलते क्या, प्रोलैप्स ऑफ दी आयरिस, ठीक है। सबसे पहले जो अल्सर परफोरेट किया, सबसे पहले जो चीज़ होगी वो प्रोलैप्स ऑफ द आयरिस होगा। देन उसके बाद देर इज़ द सबलक्सेशन एंड एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द लेंस। अगर यहाँ पर ये जो एंटीरियरली अगर ये प्रोलैप्स करेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लेंस है उसकी सबलक्सेशन हो जाएगी, एंटीरियर सबलक्सेशन हो जाएगी, ठीक है। सबलक्सेशन एंड एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ लेंस, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड थर्ड में हमारे पास क्या आ जाएगा, कैटरेक्ट फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या होगा, जो अल्सर है वो कांटेक्ट में रहेगा विद द लेंस, क्योंकि यहाँ पर एंटीरियर सब जो नाम के पास है उसकी डिसलोकेशन होगी, ये लेंस की। इफ़ एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द लेंस की वजह से जो लेंस है इट इज़ रिमेन इन कांटेक्ट विद द परफोरेटेड कॉर्निया, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लेंस है, लेंस में आपके पास क्या डेवलप कर जाएगा, कैटरेक्ट फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास आता है क्या, अच्छा कैटरेक्ट फॉर्म कर जाएगा। देन वी हैव द एंडोफ्थल्माइटिस। एंडोफ्थल्माइटिस and then we have the panophthalmitis. Endophthalmitis is the inflammation of intraocular contents and panophthalmitis is the inflammation of ocular cavities। क्या, ocular cavities की inflammation को panophthalmitis बोलते हैं। endophthalmitis is the inflammation of intraocular contents। ये भी दोनों हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पर जो एक्सुडेट है वो बहुत ज़्यादा होगा इसकी, और तो इसकी जो है ना परफोरेशन भी हो गई है, ठीक है। एंड देन वी हैव द इंट्राओक्यूलर हेमरेजेस। क्या, इंट्राओक्यूलर हेमरेज। जो इंट्राओक्यूलर हेमरेज है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ विट्रियस हेमरेज और कोराइडल हेमरेज। क्या, या तो विट्रियस हेमरेज होगा या फिर कोराइडल हेमरेज होगा। और उसके बाद इसमें क्या हो सकता है, वी हैव द रेटिनल डिटैचमेंट। क्या, रेटिनल डिटैचमेंट भी, आरडी भी इसमें हो सकती है, ठीक है। एंड देन वी हैव द एंटीरियर साइनिकी फॉर्मेशन। अब एंटीरियर साइनिकी क्या होती है, जो आयरिस है, आयरिस और जो एंटीरियर चैम्बर एंगल है इसके बीच में क्या हो जाए, एक सिनिकल कनेक्शन बन जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या, एंटीरियर सिनिकी बोलते हैं, ठीक है। और ये किस में होता है, कॉर्नियल अल्सर परफोरेशन में भी ये
हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या थी कॉर्नियल अल्सर परफोरेशन की फर्दर जो इसमें कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो होती है, ठीक है। एंड देन लास्ट में वी हैव दी कॉर्नियल स्कारिंग। ये पांचों इसकी कॉम्प्लिकेशन है, जो कॉर्नियल अल्सर परफोरेशन एंड कॉर्नियल स्कारिंग है, दीज आर इंपॉर्टेंट। कॉर्नियल स्कारिंग लास्ट में क्या हो जाएगा, जो लास्ट पार्ट था ये जो इसकी पैथोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था, वो इसकी स्कारिंग वाला ही जो ना आपके पास क्या स्कारिंग ही थी इसकी लास्ट में, ठीक है। अब इसमें जो स्कारिंग होती है, इसमें एक जो ना चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं नेबुला। क्या नेबुला इज़ दी वेरी वेरी थिन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नियल स्कार, ठीक है। क्या जो स्कारिंग है क्या बोलते हैं इसको नेबुला को, इसमें सिर्फ बाउमेंस मेम्ब्रेन में स्कारिंग होती है। ये आपने याद करना है, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि नेबुला कहाँ पर डेवलप करता है, और ये बिल्कुल थिन सा स्कार होता है, ठीक है। देन वी हैव द मैक्यूला। मैक्यूला इज़ द एंटीरियर हाफ ऑफ द स्ट्रोमा। इट इन्वॉल्व एंटीरियर हाफ ऑफ स्ट्रोमा में आपके पास क्या बन जाएगी, क्या हो जाएगा, स्कारिंग हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे क्या, मैक्यूला बोलेंगे। एंड देन वी हैव द लियोकोमा। लियोकोमा में होता क्या है, लियोकोमा में जो डेंस वाइट कॉर्नियल ओपेसिटी होती है वो यहाँ पर आपके पास क्या वो प्रेजेंट होगी विद द आइरिस एडहेरेंट ऑन इट्स बैक। ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया के बैक पर क्या क्या एडहियर हो जाएगा, दिस आइरिस। आइरिस उसके पीछे एडहियर कर जाएगी, ठीक है। दिस इज लियोकोमा। लियोकोमा क्या है, आइरिस एडहेरेंट ऑन इट्स बैक। on its back, and then we have the liocoma, and we have liocoma adherent। इसके बाद लियोकोमा के बाद यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लियोकोमा एडहेरेंट में होता क्या है बेसिकली, जो ओपेसिफिकेशन ऑफ द कॉर्निया है और उसमें आयरिस उसके साथ अटैच कर रहे पीछे उसके, ठीक है। तो ये कब होता है, व्हेन हीलिंग अकर्स आफ्टर परफोरेशन ऑफ द कॉर्नियल अल्सर, ठीक है। इसमें ये डेवलप कब करेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हेन हीलिंग अकर्स आफ्टर परफोरेशन, ये आपने याद करना है इसमें, ठीक है। एंड देन वी हैव द एक्टैटिक कॉर्निया। एक्टैटिक कॉर्निया में इट इज़ वेरी थिन हील्ड सिकेट्राइज्ड कॉर्निया। इसमें ना हीलिंग होती है लेकिन बहुत ही थिन सी हीलिंग हो रही होती है, थिन हीलिंग होती है। इसमें एक्टैटिक मतलब होता है क्या, बल्जिंग हो जाए। इट इज़ द बल्जिंग ऑफ हील्ड और सिकेट्राइज्ड कॉर्निया। इट इज़ द बल्जिंग ऑफ हील्ड कॉर्निया, इसको हम बोलते हैं कि एक्टैटिक कॉर्निया, ठीक है। जहाँ पर भी एक्टैटिक वर्ड है वहाँ पर बल्जिंग ही होती है, ठीक है। एंड देन वी हैव द सूडो कॉर्निया। सूडो कॉर्निया में होता क्या है, व्हेन इट फॉर्म्ड व्हेन परफोरेशन इज कवर्ड विद द एक्सूडेट। यहाँ पर ये जो परफोरेशन है इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर कवर्ड हो जाएगा विद द एक्सूडेट। एंड ये यहाँ पर एक थिन सी ना लेयर बना देती है, ठीक है। जो एक्सूडेट आएगा वो यहाँ पर इसके साथ ये लेयर बना देगी, वो जो लेयर बनेगी उसको हम बोलते हैं क्या, सूडो कॉर्निया बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं क्या, सूडो कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। परफोरेशन कवर्ड विद exudate get organized into layers and form एपिथेलियम, ठीक है। तो जो एपिथेलियल लेयर बनेंगी उसको हम बोलेंगे क्या, सूडो कॉर्निया। वो आपको यूँ लगेगा कि कॉर्निया बनी हुई है, ठीक है। एंड देन वी हैव द एंटीरियर स्टेफाइलोमा, ठीक है। लास्ट में आपके पास क्या है, एंटीरियर स्टेफाइलोमा। इट इज़ एन एक्टैटिक कॉर्निया लाइंड विद द यूवियल टिश्यू। यहाँ पर क्या होगा, जो कॉर्निया है, कॉर्निया की बल्जिंग होगी, कॉर्नियल बल्जिंग लाइंड बाय यूवियल टिश्यूज नोन एज स्टेफाइलोमा, ठीक है।
दिस इज कॉर्नियल बल्जिंग एंड दिस इज यूवियल टिश्यू, इसको हम बोलेंगे क्या, एंटीरियर स्टेफाइलोमा, ठीक है। तो ये क्या थी इसकी जो ना कॉम्प्लिकेशंस थी, आपको पता होनी चाहिए कि ये कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है। एंड इसका जो ट्रीटमेंट है किसका, इसके अल्सर का, अभी मैं अल्सर की बात कर रहा हूँ, इसके ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ। इसको आप 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल, पेन रिलीफ एंड नॉन हीलिंग अल्सर को कैसे ट्रीट करते हैं। अगर आपने इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देनी है एंड टॉपिकल जो ना आपके पास एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देने एंड सब कंजक्टाइवल एंटीबायोटिक्स देनी है एंड सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देनी है। इसमें क्या एंटीबायोटिक देनी है, अब वो टॉपिकल हो, ऑइंटमेंट हो, या फिर सब कंजक्टाइवल हो, या फिर सिस्टमिक एंटीबायोटिक हो, ठीक है। इसको आपने इस तरह से ट्रीट करना है। देन यू कैन ट्रीट यू हैव टू ट्रीट द पेन, जो पेन होता है इसमें वो भी आपने ट्रीट करना है, ठीक है। अब वो जो इसका जो पेन है उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे, विद द साइक्लोप्लेजिक्स, एनाल्जेसिक्स एंड एंटी ग्लूकोमेटिक्स। साइक्लोप्लेजिक्स में क्या आएगा आपके पास, क्या जो एट्रोपिन है वो आपके पास ना साइक्लोप्लेजिक ड्रग होता है, ठीक है। एनाल्जेसिक देंगे आप एंड एंटी ग्लूकोमेटिक ड्रग देंगे, एंटी ग्लूकोमेटिक, ये आपके पास क्या, ये पेन को ट्रीट करेंगे। एंड देन वी हैव द नॉन हीलिंग अल्सर, अगर हील ना करे कोई भी अल्सर तो उसको आपने ट्रीट कैसे करना है, विद द बैंडेज, कॉन्टैक्ट लेंस उसमें लगाना है एंड आपने कंजक्टाइवल फ्लैप करना है एंड जो ना आपके पास क्या, एंटार्सोरेफी करनी है, ठीक है। कंजक्टाइवल फ्लैप, टार्सो रेफी एंड बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस। बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस हम मोस्टली ना यही हो रहा होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है। बाकी के आपको नाम याद होने चाहिए, बस इतना इनफ है। लेकिन इसमें एक चीज़ है आपने याद करनी है, आपने कोई भी नो एस्टीरॉयड कोई भी ऐड नहीं करना एंड नो पैड भी आपने कोई यूज़ नहीं करना। ये दोनों इसमें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि जो ना ट्रीटमेंट ऑफ नॉन हीलिंग अल्सर में कौन सी 2 चीज़ें हैं जो हम नहीं करते, ठीक है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। एंड देन वी हैव द डेसिमेटोसिल। अब डेसिमेटोसिल को आप कैसे ट्रीट करेंगे, डेसिमेटोसिल के लिए आपने एंटीबायोटिक देनी है एंड एंटी ग्लूकोमेटिक ड्रग देना है, ठीक है, सेकेंडरी ग्लूकोमा को प्रिवेंट करने के लिए। एंड इसमें आपने क्या करना है, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उसका ट्रांसप्लांट करते हैं आप, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट। एमनियोटिक मेम्ब्रेन यहाँ पर पुट कर देते हैं आप डेसिमस मेम्ब्रेन की जगह पर, ठीक है। एंड पार्शियल एंड फुल थिकनेस कॉर्नियल ग्राफ्ट्स, ठीक है। इसमें आपने बस सिर्फ सिंपल क्या करना है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना है, पार्शियल हो या फिर फुल थिकनेस हो, ठीक है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स, ठीक है। तो ये आपने डेसिमेटोसील में आप करना है। अगर आपके पास क्या जो परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर आ रहा है तो उसको आपने ट्रीट कैसे करना है, उसको आप इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि जो ना उसमें आपने सबसे पहले तो उसमें टॉपिकल एंटीबायोटिक आपने ऐड करनी है, क्या ऐड करना है, टॉपिकल एंटीबायोटिक ऐड करनी है एंड एट्रोपिन ड्रॉप्स ऐड करने, एट्रोपिन ड्रॉप्स ऐड करना है, ठीक है। एंड देन यू हैव टू ऐड द सिस्टमिक टेट्रासाइक्लिन। इसमें जो सिस्टमिक टेट्रासाइक्लिन है ये आपके पास क्या होता है, इट इज़ जो ना एंटी कोलेजिनेज होता है, क्या होता है, एंटी कोलेजिनेज। जो कोलेजिनेज एंजाइम है ना, जो कोलेजन को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, ये उसको जाके इनहिबिट करती है टेट्रासाइक्लिन। तो उसकी वजह से जो कोलेजन है उसकी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो जो कॉर्निया का वो जो डिस्ट्रक्शन हुई है पूरी सारी, वो बिल्कुल रीगेन हो जाएगी, ठीक है। एंड देन इसमें हम करते हैं क्या, बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस करते हैं, बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस आपने लगाना है, ठीक है। एंड पैड इसमें भी करना है, ठीक है, इसमें पैड करना है, उसमें नहीं करना डेसिमेटोसील में। एंड इसमें आप एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं एंड फुल एंड पार्शियल थिकनेस ट्रांसप्लांट दोनों कर सकते हैं। ये जो लास्ट वाले हैं ये आपने यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है।
तो सेम इनका भी ट्रीटमेंट जो है वो लास्ट वाला जो पार्ट था वो बिल्कुल सेम था दोनों में, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास, क्या था, ये कॉर्नियल अल्सर थे, ठीक है। कॉर्नियल कौन से, बैक्टीरियल अल्सर। इसके बाद हमने फंगल एंड वायरल अल्सर भी डिस्कस करने हैं, और उसके अलावा हमने क्या कहते हैं एलर्जिक अल्सर्स भी जो ना आपके पास क्या एलर्जी के लिए, एलर्जी की वजह से जो अल्सर होते हैं वो भी हमने इसमें फ़र्दर डिस्कस करने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ना इसके सिर्फ जो क्लिनिकल फ़ीचर्स और इसके जो कॉजेज़ हैं वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किए, ठीक है, क्योंकि वो आपको पता है कि क्या क्या हो सकते हैं इसमें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कॉर्नियल बैक्टीरियल अल्सर। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है।